सिस्टम देखना है, नंबर ऑफ जर्म लेयर देखना, सिमेट्री देखना है, बॉडी कैविटी देखना है और सेगमेंटेशन देखना है, नोटोकॉर्ड देखना है। इतने 7 पॉइंट्स हमें देखना है और उसके हिसाब से फिर हम जो ऑर्गेनिज्म जैसा होता है उसको उस कैटेगरी में, उस ग्रुप में उसको वो रखते हैं। तो सीजोसीलोम और एंटेरोसीलोम ये 2 टर्म होते हैं, ये आगे मैं बता दूंगा अभी जब इसका सीलोम वाला आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो बताया था वो नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के बारे में बताया था। तो नंबर ऑफ जर्म लेयर्स में आपको पता है कि 3 ज्यादा से ज्यादा हो सकती हैं और मिनिमम 2 लेयर हो सकती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फिगर बना हुआ है और ये जो लिख रहे हैं ये देखो, डिस्टर्ब अगर कोई करेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अपना सिर्फ आप सुनिए, डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। कोई बच्चा स्क्रीन पे कुछ भी ना लिखे, किसी को कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखें, नहीं तो हैंड रेज कर दें, आपको हम अनम्यूट कर देंगे। आपको जो भी पूछना है वो आप इसमें मैसेज करिए, इस पे लिखोगे तो तुम्हारा ही गड़बड़ होगा, मुझे क्या करना है, ठीक है। तो जर्म लेयर्स आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन है। जर्म लेयर्स में आपको डिप्लो और टिप्लोब्लास्टिक बताया था। डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिसमें 2 जर्म लेयर होते हैं, इनको हम एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर भी बोलते हैं, जर्म लेयर को। और जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ये लेयर्स बनते हैं। गैस्ट्रुलेशन आप 12th में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं वहाँ पे जो गैस्ट्रुला स्टेज होती है, गैस्ट्रुलेशन होता है वहाँ पे। और इन जर्म लेयर की वजह से क्या होता है, बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो चाहे बोन हो, स्किन हो, कोई हार्ट हो या कुछ भी हो, ये जर्म लेयर्स ही उनको बनाते हैं अलग अलग। और जब एडवांस लोग आए तो जर्म लेयर्स 3 हो गई और एक मीजोडर्म इंडो और एक्टो के बीच में भी आ गई, ठीक है। जो फाइलम 2 हैं, दूसरा और तीसरा, यानी कि सिरेंटेटा और टीनोफोरा, इसमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उसके बाद फ्लैट वर्म से लेके कॉर्डेट्स तक सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक आप देख रहे हैं, इस तरह से फाइलम याद रखिए कि कहाँ पे डिप्लो होगा, कहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको आगे इसके आगे पढ़ना है, ठीक है। कि जो जर्म लेयर्स हमने पढ़ लिए थे, डिप्लो टिप्लो तो पढ़ लिए थे, और कुछ टर्म्स हैं जो मैं डिस्कस कर लूं थोड़ा सा। मेरे ख्याल से शायद एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उन टर्म्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुछ टर्म्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर उनको मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। एक हम बात कर रहे हैं बॉडी प्लान के बारे में। हम बात कर रहे हैं बॉडी प्लान के बारे में। इसमें एक पहला प्लान है सेल एग्रीगेट। एक प्लान सेल एग्रीगेट है। दूसरा प्लान है आपका ब्लाइंड सैक प्लान। और जो तीसरा प्लान है वो आपका ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो ये 3 प्लान होते हैं बॉडी के। कहीं आ जाता है, अगर पूछ लेते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो गया था लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। सेल एग्रीगेट प्लान है कि जब बॉडी में टिश्यू नहीं बना, बॉडी सिर्फ सेल से बनी हुई है, तो हम उसको सेल एग्रीगेट बोलते हैं। और ये बात कर रहे हैं हम लोग पोरीफेरा की, ठीक है, ठीक है। ब्लाइंड सैक प्लान मैंने बताया था, जब डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न की अगर सिंगल ओपनिंग है, ठीक है, तो उसे इनकम्प्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं, और 2 है तो उसको कंप्लीट बोलते हैं। जहाँ एक ओपनिंग होती है हम उसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं, और सिलेंटेटा और टीनोफोरा में आता है। इसके बाद ट्यूब विद इन ट्यूब में जहाँ पे 2 ओपनिंग है, यहाँ पे सिंगल ओपनिंग, यहाँ पे 2 ओपनिंग सेपरेट ओपनिंग है, एनस माउथ अलग अलग, वो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है। एक चीज ये हो गई थी, ठीक है। इसके बाद ये होने के बाद हम लोग आगे
टॉपिक अपना बढ़ाते हैं। और सीलोम या बॉडी कैविटी वाला मेरे ख्याल से हो गया था कि नहीं हो गया था? अगर सीलोम वाला हो गया हो तो एक बार मैसेज कर दें। ठीक है, सीलोम वाला हो गया था। तो उस सीलोम वाले में जो अभी सचिन ने पूछा सीजो सीलोम इसका है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि दो तरीके के सीलोम के बनने के दो तरीके हैं। एक तरीका है क्या है, सीजो सीलोम, एक ये तरीका है। और एक दूसरा होता है एंटेरोसीलोम। ये दो तरीके, सीजोसीलोम और एंटेरोसीलोम। तो सीजोसीलोम हो या एंटेरोसीलोम हो, ये वो लोग होते हैं जिनमें सीलोम पाई जाती है। जैसे कि हमने बोला कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक वाले भी दो तरह के लोग थे, प्रोटोस्टोम एंड डिटोरोस्टोम, कि माउथ पहले बना या एनस पहले बना। ऐसे यहाँ सीलोम, जो सीलोमेट्स होते हैं जिनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है, उनमें भी सीलोम के बनने के दो तरीके हैं। सीजो सीलोम क्या होते हैं कि जो सीलोम होती है मीजोडर्म स्प्लिट हो जाती है, मीजोडर्म स्प्लिट हो जाती है और मीजोडर्म के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो देखिए, जो भी कैविटी है बॉडी की जिसको हम सीलोम बोलते हैं, वो मीजोडर्म के अंदर ही पाई जाती है, मीजोडर्म के बीच में पाई जाती है। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म तो होती नहीं है, इसलिए वहां कैविटी की हमने बात नहीं करी। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो गया लेकिन कैविटी नहीं आई। फिर जब राउंड बम आया तो जो बीच में जो मीजोडर्म आया था, यहाँ पे पाउचेस बन गया तो सूडोसीलोम बन गया। और इसके बाद एनिलिडा से क्या हुआ कि जो मीजोडर्म के बीच में क्या हुआ, एक स्पेस क्रिएट हो गया कॉन्टिन्यूअस, तो हम उसको कंप्लीट सीलोम बोलेंगे। तो यानी कि सीलोम मीजोडर्म के बीच में बनती है, तो मीजोडर्म का होना जरूरी है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक का होना जरूरी है, उसके बाद सीलोमेट होगा। ठीक है, तो ये जो मीजोडर्म था ये स्प्लिट हो गया, बीच में गैप क्रिएट हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सीजोसीलोम बोलते हैं। और ये आपका जो हमने पहले जिस तरीके से वहां बताया था कि प्रोटेरो और डिटेरो में कि किन लोगों को रखेंगे, यहाँ भी ऐसा है कि सीजोसिलोमेट में जो लोग होंगे वो जैसे कि एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है ना। यानी कि अगर हम कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में डिवाइड कर लें सारे फाइलम को, तो आखिरी वाला फाइलम क्या होता है, कॉर्डेट होता है। और पहले से लेके 10 तक जो होते हैं, यानी कि पोरीफेरस लेके हेमी कॉर्डेट वाले सब आते हैं नॉन कॉर्डेट में। ठीक है, तो सभी नॉन कॉर्डेट की बात कर लो, हालांकि स्पंजेस में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही बोलते हैं कि नॉन कॉर्डेट वाले, लेकिन एक को छोड़ना पड़ेगा यहाँ भी, किसको, स्टारफिश वाले को, यानी काइनोडर्मेटा को, जैसे कि हमने प्रोटेरो और डिटेरो में छोड़ा था। तो सारे लोग, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, एनिलिडा है, सब एक काइनोडर्मेटा को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे की जो कैविटी होगी वो सीजोसीलोम होगी। ठीक है, वो क्या होगा, सीजोसीलोम होगी। और कॉर्डेट प्लस एक काइनोडर्मेटा की जो कैविटी होगी वो कैसी होगी, एंटेरो। देखो एंट्रो यानी एंट्रिक, जो गट से स्टार्ट हुई हो, जो गट से स्टार्ट हुई है उसको वो एंटेरो वाले आते हैं। तो मीजोडर्म स्प्लिट हो गया, ठीक है ना। और ये एनिलीड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क का आप एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें पाया जाएगा। और जो इन एंटेरोसीलोम की अगर हम बात करते हैं, तो इट अराइजेस फ्रॉम
एम्ब्रियोनिक गट। तो ये कहाँ से अराइज हुई? वॉल फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक गट, ठीक है ना। और ये कहाँ से हुई थी? स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। ये बात ध्यान रखना, सीजो और एंटेरोसीलोम में ये फर्क है, ठीक है ना। और ये पाउचेस के फॉर्म में गट से बाहर की तरफ निकली और फिर एक कैविटी बन गई। तो ये सीजो और एंटेरोम में फर्क है। और ध्यान रखिएगा कि ये कॉर्डेट्स प्लस एकाइनोडर्म मैंने बता दिया है, इनमें होगा, बाकी जो लोग बचे उनमें होगा आपका सीजोसीलोम। तो एंटेरोसीलोम, कॉर्डेट प्लस एकाइनोडर्म, और बाकी के बचे हुए जो फाइलम है जिनमें कैविटी होगी वो सारे पाए जाएंगे सीजो। आपको पता है कि ट्रू कैविटी आर्थ्रोपोड एनालिडा से स्टार्ट हुई थी, तो आप समझ लीजिए कि वही लोग होंगे वहां। तो मेरे ख्याल से सचिन बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब बाकी आप एनसीईआरटी में देखेंगे वो एक फिगर बना हुआ है जहाँ जर्म लेयर से बीच में कैविटी बना दी है, वही फिगर है। बनाने को तो आता नहीं है, बस आपको क्या है कि पता होना चाहिए। अगर कोई वहां पे फिगर बना दे, एनसीईआरटी की एनसीईआरटी का फिगर कोई बना देता है कि भाई बताइए क्या है, तो आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी के जो फिगर है वो आपको पहचान में आने चाहिए, ताकि आप वहाँ ऑप्शन में सिलेक्ट करके बता सको कि ये इस चीज का फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग सेगमेंटेशन में आ जाते हैं। अगला जो हमारा 6 नंबर का पॉइंट था, सेगमेंटेशन। हमें 7 पॉइंट्स डिस्कस करने थे, ये सेकेंड लास्ट पॉइंट है, सेगमेंटेशन। देखिए, अगर किसी एनिमल की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड है, लेकिन अंदर बाहर दोनों से होना चाहिए। जैसे कि अर्थवर्म की बात करते हैं, अर्थवर्म में 100 से 120 सेगमेंट पाए जाते हैं, और हमको पता है कि टेस्टिस किस पार्ट में होगा, माउथ कहाँ कौन से पार्ट में, ओवरी कौन से पार्ट में, क्लाइटेलम कौन से पार्ट में। और जब हम उसका डाइसेक्शन करते हैं, उसको कट करते हैं, तो अंदर भी सेम सेगमेंट वो मिलता है। तो अंदर बाहर से अगर बॉडी सेगमेंट्स में है तो हम उसको सेगमेंटेड बॉडी वाले बोलते हैं एनिमल, और हर एक सेगमेंट को मेटामर बोलते हैं। तो हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो टर्म आया वो कहाँ से आया? जो सेगमेंट्स है उनमें से हर सेगमेंट्स को मेटामर बोला जाता है, और ये जो पैटर्न है बॉडी के सेगमेंटेशन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। लेकिन सेगमेंटेशन अंदर बाहर दोनों जगह से होना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से, जैसे कि हम प्लेटफॉर्म देखते हैं तो हमें लगता है कि सेगमेंट्स बने हुए हैं, वो सेगमेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिनमें अंदर बाहर दोनों तरफ से सेगमेंट होंगे तो हम उसको सेगमेंटेड बॉडी वाले एनिमल बोलेंगे। आर्थवर्म का एक बढ़िया सा एग्जांपल है। और अगर अगर बाहर से सेगमेंट दिख रहे हैं, अंदर नहीं है, तो वो प्रॉपर ट्रू सेगमेंट्स नहीं है। वो कैसे हैं? वो सूडो सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सेगमेंटेशन क्या हो गया कि बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड है, हर एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं? मेटामर बोलते हैं, और तरीके को क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो बॉडी सेगमेंटेशन के बारे में हमको समझ में आ गई बात की क्या बोल रहे थे कि ये क्या है? डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू पार्ट्स और सेगमेंट। ठीक है, बॉडी का डिवीजन पार्ट्स में, सेगमेंट्स में, हम इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, लेकिन सेगमेंटेशन मस्ट बी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अंदर बाहर से बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होनी चाहिए, तब जाके। ठीक है, तो इंटरनली एक्सटर्नली दोनों होना चाहिए। तो ऐसे को, और हम मैंने बोला कि हर एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं? मेटामर बोलते हैं। तो सारे पैटर्न को क्या बोलेंगे? ईच सेगमेंट मेटामर।
सबको क्या बोलते हैं, मेटाबर्न बोलते हैं। एंड और जो तरीका है ये, उसको हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टर्म आता है मेटामेरिज्म। तो यही वो फिनोमेना जिसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। जो सेगमेंट यानी कि जिनमें सेगमेंटेशन नहीं होगा उनमें मेटामेरिज्म नहीं पाया जाएगा। जिनमें सेगमेंटेशन नहीं होगा उनमें मेटामेरिज्म नहीं पाया जाएगा। मेटामेरिज्म सिर्फ उनके लिए यूज करेंगे जिनकी बॉडी अंदर और बाहर से सेगमेंट्स में डिवाइड है, उनको को ही बोलेंगे इनमें मेटामेरिज्म पाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों होना चाहिए। हर सेगमेंट को मेटामर बोलते हैं और तरीके को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। ये जो फिनोमेना है इसको हम बोलते हैं क्या, मेटामेरिज्म, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएंगे, एनालिट्स आ जाएंगे, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स आ जाएंगे, और कॉर्डेट्स आ जाएंगे। ये एग्जाम्पल हैं आपके, एनालिट्स, आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड समझते हैं। पहले तो मैं नोटोकॉर्ड के बारे में आपको बता दूं कि आपने, मैं यहाँ पे 4 नाम लिखता हूँ, ठीक है। आपने सुना होगा वर्टिब्रल कॉलम और आपने सुना होगा स्पाइनल कॉर्ड का नाम, ठीक है। अभी आपने सुना नोटोकॉर्ड, और आपने सुना होगा नर्वकॉर्ड, ठीक है। ये 4 नाम आपके लिखे हुए हैं। तो ये 4 नाम जो आपके लिखे हुए हैं, तो जो ये वर्टिबल कॉलम है, हमें पता है कि हमारी बैक साइड में डोर्सल पोर्शन में एक वर्टिबल कॉलम बना होता है, बोन्स का बना हुआ, वर्टिब्री का। उसके अंदर हमारा जो नर्वस सिस्टम का, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो जब शुरुआत के जो कॉर्डेट्स थे, जो इतने एडवांस नहीं थे, उनमें वर्टिबल कॉलम नहीं था प्रोटेक्शन के लिए। उनमें क्या था, नोटोकॉर्ड था, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था नोटोकॉर्ड, वो पाया जाता था, ठीक है। और वो प्रोटेक्ट करते थे किसको, नर्व कॉर्ड को। तो जो अभी हम जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो शुरुआत वाले लोगों में जो कम एडवांस लोग होते हैं, वो उनमें उसको नर्व कॉर्ड बोलते हैं। यानी स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड एक ही तरह की चीज है, बस ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। एडवांस लोग हैं जो कॉर्डेट्स में भी 3 तरह के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यूरोकॉर्ड से फैलोकॉर्ड ये पढ़ेंगे, फिर वर्टिब्रेट पढ़ेंगे। तो इस तरीके से डिवीजन हुआ। तो स्पाइनल कॉर्ड नर्व कॉर्ड के बराबर है, और जो वर्टिबल कॉलम है वो नोटोकॉर्ड के बराबर है। बस ये चीज समझ के चलिए।
तो जिन ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड आ गई वो कॉर्डेटा कहलाने लगे, और जिसपे नहीं थी वो नॉन कॉर्डेट हो गए। तो आपका पोरीफेरस से लेके हेमिकॉर्डेट तक, देखिए हेमिकॉर्डेट में पहले डाउट हुआ लोगों को, उसमें नर्व नोटोकॉर्ड की तरह वहां स्ट्रक्चर पाया गया, हालांकि वो नोटोकॉर्ड नहीं था, वो स्टोमोकॉर्ड था। लेकिन ये कंफ्यूजन हुआ, लोगों ने सोचा कि जो लोग रिसर्च करते हैं इस फील्ड में कि ये नोटोकॉर्ड है, तो उनको रख दिया कॉर्डेटा में सबसे पहले। फिर इसके बाद मालूम पड़ा ये कि नोटोकॉर्ड तो है नहीं, ये तो कुछ और है, तो फिर उनको वापस एक सेपरेट फाइलम में रखना पड़ा। तो हेमिकॉर्डेट कॉर्डेट नहीं होते, वो नॉन कॉर्डेट में आते हैं। तो यानी कि आपका पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटबॉम, राउंड बॉम, एनेलिडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ठीक ना, और आपका हेमिकॉर्डेटा, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। और कॉर्डेट्स आपका आखिरी वाला फाइलम जिसमें हम फिशेस से लेके मैमल्स तक पढ़ेंगे, वो कॉर्डेट के लोग हो गए, ठीक है। तो ये एक नोटोकॉर्ड वाला आपको चक्कर समझ में आ गया होगा कि ये जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है ये किसमें पाई जाती है, ये जो कॉर्डेट कहलाएंगे नोटोकॉर्ड उसमें पाई जाएगी, ठीक है। अब मैंने नोटोकॉर्ड का आपको फंक्शन ही बताया यहाँ पे कि भाई नोटोकॉर्ड क्या है। मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ नोटोकॉर्ड के लिए। देखिए जीवन जो हुआ, जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो पानी से हुई थी। जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पानी से हुई थी। तो पहले जो लोग थे तो पानी में तैरने के हिसाब से जो फिश लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था ऐसा, आगे की तरफ माउथ रहेगा। अब ये मैंने एक ऑर्गेनिज्म का फिगर बनाया हुआ है ये दिखाने के लिए कि कॉर्डेट और नोटोकॉर्ड जो होती है वो क्या है। तो मैं पहले तो मैं एलिमेंट्री कैनाल बना देता हूँ ऐसे, जो माउथ, तो ये देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये यहाँ से शुरू होके जा रही है ये इस तरीके से। तो हमने इसको बोल दिया, समझ लीजिए कि माउथ है ये, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारा सामने वाला जो है, चेस्ट वाला जो एरिया है वो आपका वेंट्रल होता है, और पीठ वाला एरिया क्या होता है? डॉर्सल होता है। तो अब हम एलिमेंट्री कैनाल से डॉर्सल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यानी कि नीचे क्या हुआ? वेंट्रल साइड, ये वेंट्रल साइड है, और ये ऊपर वाला क्या है? डॉर्सल साइड, ठीक है। तो हमने बना दिया एलिमेंट्री कैनाल। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग नोटोकॉर्ड, यानी कि नोटोकॉर्ड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से डॉर्सल साइड की तरफ पाई जाती है। ये मैंने आपका नोटोकॉर्ड बना दिया है, और ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर वाला जो है ये नोटोकॉर्ड है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मैंने यहाँ नोटोकॉर्ड बना दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम नर्व कॉर्ड बनाएंगे जो कि हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये सॉलिड था और ये कैसा है? हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये जो आपका है ये नर्व कॉर्ड है, और ये जो था ये है नोटोकॉर्ड। ये पोजीशन है। तो आप अगर एलिमेंट्री कैनाल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पहले एलिमेंट्री कैनाल है, फिर नोटोकॉर्ड है, फिर नर्व कॉर्ड। अगर ऊपर से आएंगे डॉर्सल साइड में तो पहले आपको नर्व कॉर्ड मिलेगा, फिर जब आप वेंट्रल साइड की तरफ जाएंगे फिर आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा, और फिर आपका एलिमेंट्री कैनाल मिलेगा। अंकुर पूछ रहे हैं कि नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में क्या फर्क है? वही फर्क है जो वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड में फर्क है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम की तरह यहाँ नोटोकॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड की जगह यहाँ पे नर्व कॉर्ड है। क्लियर अंकुर? अरे डिफरेंस क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को, और वहां मसल्स अटैच होते हैं, तो हम लोग चलने के लिए, खड़े होने के लिए सब थे। ये तो जो कॉर्डेट थे, तो इनमें इनके नर्वस सिस्टम को, नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आया? नोटोकॉर्ड आया, ठीक है। बट डिफरेंस ये है कि वो एडवांस है, वहां पे वर्टिब्रीज बना के एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, और स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर चला गया।
ये उतने एडवांस कॉर्डेट नहीं है, तो इनमें बाहर अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो नोटोकॉर्ड का काम है प्रोटेक्ट करना बॉडी को, नर्व कॉर्ड को, ताकि इनकी बॉडी मुड़ ना जाए, नहीं तो नर्व कॉर्ड क्या होगा, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ये कॉर्डेट्स पढ़ेंगे तो इनके बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है, सही से। और अभी फिलहाल हमने जो पढ़ना है, हमें तो नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम्स के बारे में जो है उनको हमको यहाँ पे देखना है। तो हम लोग ने 7 के 7 पॉइंट देख लिए, 7 के 7 पॉइंट देख लिए। अब हमको यहाँ पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या कि पोरीफेरा से लेके आगे हेमिकॉर्डेट तक नॉन कॉर्डेट में पढ़ना है। और आपको पता है कि जो क्लासिफिकेशन होता है, वो जो वेरियस कैटेगरीज हैं क्लासिफाई करने के लिए, उसमें सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो किंगडम है, सबसे जो छोटी कैटेगरी है वो स्पीसीज है। तो हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे उसके लिए जो 7 ऑब्लिक, हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट बोलते हैं। ऑब्लिगेट इसलिए बोलते हैं कि भाई इससे कम में काम नहीं चलेगा, इन 7 कैटेगरी से कम में काम नहीं चलेगा। तो 7 एकदम इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। वो कैटेगरी है कौन सा, जो 7 कैटेगरी हैं उसमें जो सबसे बड़ा जो रैंक है वो किंगडम है। उसके बाद आपको पता है फाइलम है, फिर क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये 7 रैंक आप देख रहे हैं, कैटेगरी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एकदम जरूरी है, इससे कम में काम नहीं चलता। तो इसके हिसाब से हम लोगों को देखना होता है। स्पीसीज यहाँ पे सबसे छोटी रैंक है और किंगडम यहाँ पे, यानी कि सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो एनिमल किंगडम में आ जाएंगे। वो चाहे पोरीफेरा हो, चाहे वो मैमल्स हो, कुछ भी हो, वो सारे इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। और इसके बाद फिर हम फाइलम में डालते हैं डिफरेंसेस के हिसाब से, फिर और डिफरेंसेस में फाइलम के अंदर क्लासेस वगैरह ऐसे आगे चलते रहते हैं। तो हमें जो पढ़ना है, हमको फाइलम अलग अलग पता है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा से और बाकी सब कॉर्डेट तक जाना है, 11 फाइलम पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पोरीफेरा में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, पोरीफेरा में आ जाते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा में आ जाते हैं, जैसा कि इसका नाम है पोरीफेरा। तो फेरा मतलब चाहो तो पोरी मतलब पोर्स। तो इसकी बॉडी जो होती है, स्पंजेस की जो बॉडी होती है, चारों तरफ से माइन्यूट पोर्स उसमें पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पोरीफेरा की कैटेगरी रखते हैं। तो करीब 5000 जो स्पीसीज हैं वो अभी तक नोन है। कितनी, 5000। तो 5000 स्पीसीज नोन है इसमें, ठीक है, स्पंजेस की। और जिनकी अभी होंगे बहुत सारे, लेकिन जिनकी स्टडी हो चुकी है, जिनके बारे में जाना जा चुका है, वो 5000 है, ठीक है। और इनको हम लोग स्पंजेस बोलते हैं कॉमनली। स्पंजेस का है इनका कॉमन नेम, हम क्या लेते हैं, स्पंजेस, ठीक है। और इनको हम लोग पोर्स बियरर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर बियरर्स बोलते हैं, क्योंकि पोर्स होते हैं बॉडी में चारों तरफ, तो पोर बियरर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये बॉडी वॉल में बहुत छोटे छोटे न्यूमरस टाइनी पोर्स होते हैं। एक्चुअली ये आपको इनके कैरेक्टर्स से पता चले भाई क्यों पोर्स हैं बॉडी में, तो आपको पता चलेगा कि बॉडी में पोर्स होना इसके लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। ये जो स्पंजेस होते हैं एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं,
एक्वाटिक होते हैं। स्पंजेस आपके एक्वाटिक होंगे, यानी कि एक बात तो समझ में आ गई कि पानी में होंगे। तो अब पानी तो दो तरह का हो ही सकता है आपका, फ्रेश वाटर भी, मैराइन वाला भी। तो एक्वाटिक तो है, लेकिन ज्यादातर जो होंगे वो मैराइन होंगे, ये ध्यान रखना, जो समुद्र में, सी में रहते हैं। और बहुत जो होते हैं, तो ज्यादातर का मतलब कि मोस्टली जो होंगे कैसे मैराइन है, एंड सम आर फ्रेश वाटर। कुछ फ्रेश वाटर के वाले भी होंगे, तो एग्जाम्पल पूछते हैं तो आगे हम फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल या कुछ स्पंजेस के स्पेशल नाम है, स्पेशल यूजेस हैं, वो भी यहाँ पे बता देंगे। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि मैराइन होते हैं, यानी कि एक्वाटिक की बात कर रहे थे, और फ्रेश वाटर वाले होते हैं, ठीक है ना। फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। और तो फ्रेश वाटर का कोई अगर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, तो हम स्पॉन्जिला एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो मराइन है, उनके जितने भी अभी नाम लेंगे वो सारे मराइन होंगे, लेकिन फ्रेश वाटर का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला एक स्पंज है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। बाकी जितने भी अभी साइकॉन आइकॉन सब नाम आएंगे वो आपके मराइन वाटर वाले हो जाएंगे। एक तो बात ये हो गई, ठीक है ना। और ये कहीं जाते नहीं है, ये एक जगह ही रहते हैं। अंडर वाटर जो सरफेस होगी, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें अटैच हो जाते हैं, या वो वहीं पे रहते हैं, यानी कि मूविंग नहीं होते हैं। तो जब मूविंग नहीं होते हैं, तो इसका मतलब कि ये एक जगह रहने वाले के लिए टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सेसाइल। जो जाता नहीं, एक जगह रहता है, उसको बोलते हैं सेसाइल। यहाँ मैं टर्म्स के नाम लिखता जाता हूँ, आप समझ लीजिएगा। सेसाइल, तो सेसाइल का मतलब नॉट मूविंग, एक जगह ही अटैच होके रहते हैं, ठीक है ना। और जिससे ये अटैच होते हैं उसका नाम भी पूछ सकते हैं भाई, एक टर्म है जिसको हम लोग सबस्ट्रेटम बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो स्पंजेस सेसाइल ऑर्गेनिज्म होंगे, और क्या कहेंगे, रिमेन अटैच टू अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, और हम उसको बोलते हैं क्या, सबस्ट्रेटम। ठीक है, तो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट से ये अटैच रहते हैं, मूव नहीं करते हैं, फ्रीली मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। और जिससे अटैच रहते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सबस्ट्रेटम बोलते हैं। सेसाइल का मतलब जो कहीं ना जाए, एक जगह है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद सिमिट्री के बारे में अब जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, ये लोगों में कोई सिमिट्री तो थी नहीं, एक आध एक्सेप्शन थे, लेकिन हम यहाँ मान के चलते हैं कि एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। तो ये कैसे होंगे, एसिमेट्रिक होंगे। अब देखिए, पूरा यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि ये सिमेट्री मिट्री के बारे में हम सब बता चुके हैं। अब हमने सीधे बोला ये सिमेट्रिक, तो आप समझ गए कि बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, कोई प्लेन नहीं इनके पास कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कैसा होगा, ये सबसे पहले थे, इनमें सेलुलर लेवल में कभी टिश्यू नहीं बना था। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, क्लियर है बात। जो बॉडी की फॉर्म है वो आपको पता है कि इनमें कैविटी, वाटर फ्लो करने के लिए कैविटी पाई जाती है, और पाई जाती है स्पंजोसील जिसको बोलते हैं, और वाटर जाने के लिए एक रास्ता जो पूरा फ्लो, अभी हम लोग देखेंगे कितने टाइप के, 3 टाइप के करीब होते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है इनमें। क्योंकि देखिए, इनको तो कहीं जाना नहीं है, इनको तो एक ही जगह रहना। जब इनको एक जगह रहना है तो इनको खाना कैसे खाएंगे, ये रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे होगा। तो यानी कि ये सब चीजें इनके पास आएंगी, तो इसलिए ये एक जगह अटैच्ड है। और क्योंकि पोर से पूरी बॉडी में, तो वाटर क्या करेगा, इनकी बॉडी से होकर गुजरेगा। जब वाटर का फ्लो में खाने की चीजें होंगे या स्पर्म होंगे दूसरे स्पंज के, इनके बॉडी से होके, पोर से होकर गुजरेंगे। इनमें अलग अलग सेल्स थी, कल मैंने बताया था कि जो लेबर का जो होता काम का डिवीजन कर दिया जाता है, तो वो क्या होगा कि पानी के साथ जो भी चीजें आ रही हैं ये उसको कैप्चर करेंगे, और इस तरीके से जो भी ऑक्सीजन है पानी में, न्यूट्रिएंट है पानी में, खाने की चीजें उसको लेंगे और अपना काम चलाएंगे। इसलिए ये एक जगह रहते हैं और इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं। तो इनका जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके इनका काम नहीं चल सकता।
तो सेलुलर की अगर बात करते हैं तो इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। और बॉडी की जो फॉर्म है वहां पे हम अभी फिगर बना के देख लेंगे, ठीक है। और बॉडी वॉल में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ये वो लेयर्स नहीं है अगर सोचें आपकी मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये वो लेयर्स नहीं, सेल्स की लेयर्स हैं। ये बॉडी में 3 लेयर्स पाई जाती हैं बॉडी वॉल में। तो बॉडी वॉल में जो लेयर्स हैं उनका हम लोग नाम लिख लेते हैं। 3 लेयर्स पाई जाएंगी। एक तो होगी पिनाकोडर्म, ठीक है, ये डर्मल लेयर, स्किन समझ रहे हैं आप, पिनाकोडर्म। और एक लेयर, जो दूसरी लेयर है उसका नाम है क्वानोडर्म, ठीक है। ये पेट की साइड में अंदर है तो इसलिए इसको हम लोग गैस्ट्रल लेयर भी बोलते हैं, गैस्ट्रल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरी जो है उसको मीजोहाइल लेयर भी बोलते हैं। या मीजेनकाइम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 लेयर्स मैंने आपको बताया। एक तो पिनाकोडर्म बताया, एक आपको क्वानोडर्म बताया जिसको गैस्ट्रल, मीजोहाइल लेयर, मीजेनकाइम, ये बीच में पाई जाती है। ये वही जेली लाइक लेयर है जहाँ पे कुछ सेल्स रहते हैं। तो ये 3 लेयर यहाँ पे आप देख रहे हैं। जो पिनाकोडर्म है इसको हम लोग डर्मल भी बोलते हैं, यानी कि स्किन, यानी कि बाहर। तो ठीक है, तो ये क्या होगा, आउटर हो गई। ये वाली लेयर जो पिनाकोडर्म है ये कैसी है, ये आउटर लेयर है। ये सबसे, डर्मल का मतलब क्या होता है, स्किन का मतलब समझते हैं, स्किन कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। तो ये आपका क्या हो गया, डर्मल लेयर है। और यहाँ पे 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, अगर पूछा जा सकता है, हो सकता है तो मैं यहाँ पे बता दूं। ये जो बाहर की लेयर है इसको हम लोग पिनाकोडर्म बोलते हैं, इसको हम डर्मल लेयर भी बोलते हैं। आउटर लेयर होती है, ये 2 तरह की सेल्स से बनती है। एक तो पिनाकोसाइट से, सेल्स का नाम लिखता हूं यहाँ पे मैं, पिनाकोसाइट्स, साइट्स का मतलब सेल होता है, पिनाकोसाइट्स। और ये जो पिनाकोसाइट्स हैं ये फ्लैट होती हैं। कैसी होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं, ठीक है। और जो दूसरी सेल है जिसको पोरोसाइट, जिसमें होल होते हैं, पोरोसाइट, ठीक है। और ये जो होंगी ये ओवल होंगी, ये ध्यान रखिए। पर ज्यादा नहीं पूछेगा लेकिन मैं इसको बता देता हूँ कि जो बाहर की लेयर है उसको हम लोग डर्मल लेयर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डर्मल लेयर बोलेंगे। और इसमें 2 तरह की सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, वो नाम आपके सामने लिखे हैं। एक पिनाकोसाइट से जो फ्लैट होती है, एक पोरोसाइट है, ठीक है ना, जो ओवल होती है। इसके बाद हमने क्वानोडर्म, जिसको गैस्ट्रल लेयर बोला, यहाँ जो सेल्स होंगी उनका नाम है क्वानोसाइट्स, ठीक है। और आपने सुना होगा कैरेक्टरिस्टिक सेल है, इसको कॉलर सेल भी बोलते हैं। स्पंजेस की कैरेक्टरिस्टिक सेल है जिसको हम लोग कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उनको, कॉनोसाइट्स बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कॉनोसाइट्स कहाँ थे, कॉनोडर्म में। और जो ऊपर पिनाकोसाइट, पोरोसाइट थी वो पिनाकोडर्म में थी। और जो मीजोहाइल है ये नॉन सेलुलर होती है, यहाँ सेल्स नहीं होती, यहाँ पे इन लेयर्स का सिक्रीशन होता है। तो ये है नॉन सेलुलर लेयर। तो नॉन सेलुलर का मतलब कि लिविंग नहीं है। नॉन सेलुलर का जब सेल्स नहीं है तो लिविंग नहीं होती, ठीक है ना। तो ये लेयर है। और यहाँ पे क्या होगा कि जो स्पंज होता है, आपको पता है स्पंजिन फाइबर, और आप देखेंगे आगे उनसे बड़े होते हैं, स्पिक्यूल से बने होते हैं। तो इस लेयर में स्पंजिन फाइबर, स्पिक्यूल्स वगैरह रहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी रहती है, अमीबोसाइट्स, बाद में डिफरेंशिएट होती हैं। तो वो सेल्स यहाँ पे जो पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म की अनडिफरेंशिएटेड अमीबा लाइक सेल्स होते हैं, स्पंजिन फाइबर होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं, वो इस जेल लाइक मीजोहाइल लेयर में रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेयर थी यहाँ पे। और तीनों लेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या काम है इनका, किस तरीके से, ठीक है।
तो एक तो बात ये हो गई। स्पंजेस में रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। क्या पाया जाता है? रीजनरेशन की पावर, यानी कि स्पंजेस अगर ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फ्रेगमेंट हो जाते हैं, तो वो नया, वो टूटा हुआ पार्ट नया स्पंज बना लेता है। तो वो ऐसा क्या होता है उसके पास कि वो डिफरेंशिएट कर जाता है? तो उसके पास एक सेल होती है, स्पेशल सेल, जिसके अंदर हाई रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन पाई जाती है, जिसकी वजह से वो स्पंज डिफरेंशिएट होके पूरा नया स्पंज बन जाता है। उस सेल्स का जो नाम है, उस सेल का नाम है, जैसे हम अभी बोल रहे थे ना कि वो जो लेयर है वहां पे अमीबोसाइट, अनडिफरेंशिएटेड अमीबोसाइट्स, अमीबोसाइट्स का मतलब है जिसका शेप ऑफ डिसाइडेड ना, ऐसी सेल्स पाई जाती हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग आर्कियोसाइट। ठीक है, आर्कियोसाइट ये एक टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट का सेल का मतलब होता है पावर, टोटीपोटेंट का मतलब होता है पावर ऑफ रीजनरेशन, जिसके पास, जैसे आप देखते हैं प्लांट्स में पावर ऑफ रीजनरेशन होती है कि आप उसकी कटिंग छोल लगा देते हैं, नया प्लांट बन जाता है। एनिमल में बहुत कम होता है, हायर एनिमल में तो आप जानते हैं बहुत कम होता है और ना के बराबर। लेकिन ये जो लोअर एनिमल है, क्योंकि इनमें एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, तो आर्कियोसाइट वो टोटीपोटेंट सेल है, ये अमीबोसाइट्स भी इसको बोलते हैं, जो जिसके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन है। ये अनडिफरेंशिएटेड होती है और बॉडी में जैसे कहीं बॉडी में कहीं डैमेज हो गया तो ये सेल्स वहां जाते हैं और जिस तरह की सेल्स डैमेज हो जाती हैं उस तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनके पास पावर ऑफ रीजनरेशन है, यानी कि ये पहले तो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और जब इनकी जरूरत होती है उस जगह पे जाके डिफरेंशिएट होकर प्रॉपर वहां पे वो सेल्स के फॉर्म में बन जाते हैं। तो आर्कियोसाइट सेल्स पाई जाती हैं स्पंजेस में जिनमें पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, तो एक तो बात समझ में आ गया। और कॉलर सेल्स के बारे में मैंने बता दिया कि आपका कॉनोडर्म्स में होंगे, कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं। और कोई पूछता है कि भाई कॉनोसाइट्स या कॉलर सेल जो हैं, साइट्स जो हैं, या इन्हीं को हम लोग कॉलर सेल्स बोल रहे हैं, ये क्या है? ये स्पंजेस की कैरेक्टरिस्टिक सेल्स, जो कॉनोसाइट्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं। ठीक है, और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये इंजेशन ऑफ फूड, फूड इंजेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं, और सिक्रीशन ऑफ मीजोहाइल, जो अभी लेयर की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल्स। ठीक है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि इंजेक्शन ऑफ फूड, सिक्रीशन ऑफ मीजोहाइल और डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉनोसाइट। और ये जो कॉनोसाइट हैं ये कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होते हैं स्पंजेस के। तो बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, उनके बारे में ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है। और मैं आपको एक फिगर यहाँ दिखा देता हूँ, जो स्पंज का जनरल जो कैसे वो सेल्स अरेंज होते हैं, कैसे वो नजर आते हैं और कहाँ पे ये सेल्स जिनके हम नाम ले रहे थे, प्नेकोडर्म, ये सब नाम ले रहे थे मेसेंकाइम, वो आपको थोड़ा सा यहाँ नजर आ जाएगा। तो हम फिगर देख लेते हैं। देखिए, ये आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं। ठीक है,
तो आप ये देखिए कि ये जो फिगर है, ठीक है, तो ये आप फिगर देख रहे हैं, ये मैंने एक फिगर यहाँ पे जो एक सेक्शन लिया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है स्पंज का, वाटर कैनाल सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। और इस फिगर में आप देख लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं, आपको हेल्प मिलेगी इससे समझने में, क्योंकि टर्म्स आते हैं और हमने फिगर नहीं देखा होता है तो हमें समझ में नहीं आता है। तो ये देखिए फिगर आप देख रहे हैं, अंदर जो है ये सेंट्रल कैविटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पंजोसील बोलते हैं। पानी बाहर से आके यहाँ से होता हुआ ऐसे ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। तो पानी एंटर कहाँ से करा, जो पोर्स होते हैं जिनको ऑस्टियम बोलते हैं, देखिए ये जो पार्ट है, पानी यहाँ से आया, ऐसे ऑस्टियम से गया और यहाँ स्पंजोसील में भरा, और स्पंजोसील से ये पानी बाहर की तरफ ऐसे चला गया ऑस्कुलम से होते हुए। तो यहाँ रास्ते में आप देखते हैं कि अगर हम देखें तो इस पोर से अंदर आया, स्पंजोसील में गया और ऑस्कुलम से बाहर चला गया। ये रास्ता है वाटर कैनाल सिस्टम का, ठीक है। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम। इसके बाद देखिए आपको ये स्पिक्यूल्स कांटे जैसे लगे हुए हैं। बॉडी जो स्पंजेस की होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, स्पंजिन फाइबर, स्पिक्यूल, या सिर्फ स्पंजिन फाइबर की भी हो सकती है या स्पिक्यूल की भी हो सकती है, या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। पिनेकोडर्म मैंने टर्म बताया था, ये देखिए लेयर पिनेकोडर्म, ठीक है। ये आप देखिए मीजेनकाइम, ठीक है। और अमीबोसाइट्स, ये सेल्स बनी हुई अमीबा लाइक जो मीजेनकाइम में है। कॉनोसाइट्स आप देख लीजिए, ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये कॉनोसाइट है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कॉनोसाइट का, ये देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, कॉनोसाइट्स है, ठीक। और आप देखिए जो पोरोसाइट्स जो हैं, आप मैं वहां बोल रहा था कि ओवल पोरोसाइट इस तरह से पाई जाती हैं, ये पोरोसाइट्स हैं, ये कांटे जैसे स्पिक्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेल्स का जो अरेंजमेंट है तीनों लेयर में, आपको एक स्पंज का स्ट्रक्चर नजर आ गया। यहाँ कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, हालांकि ऐसा कोई यहाँ पे चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो क्या है, कैनाल सिस्टम है। तीन तरह के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं और उनको एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। स्पंजेस के कैनाल सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें, आपको मैंने बोला कि कहीं जाना तो है नहीं इनको, तो पानी के साथ हर चीज इनके पास आना चाहिए, इसलिए कैनाल सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कैनाल सिस्टम, ठीक। कैनाल सिस्टम क्या है कि जो बॉडी, आपको पता है कि ऐसे अरेंज होती है कि पोर्स और कैनाल्स का सब अरेंजमेंट रहता है, पानी बाहर से आना। तो यहाँ पे तीन टाइप के पाए जाते हैं। कितने टाइप के पाए जाते हैं कैनाल सिस्टम? तीन टाइप के पाए जाते हैं, उनके मैं पहले नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना। एस्कॉन टाइप जो सबसे सिंपल टाइप का होता है, तो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो साइकॉन टाइप है, और जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो है ल्यूकॉन टाइप। ये कैनाल सिस्टम के नाम हैं, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। इनमें सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड है, वो कॉम्प्लेक्स है, वो कौन सा है, ल्यूकॉन टाइप, ठीक है। तो बस आपका जो सवाल यहाँ पे पूछा जाता है वो पूछते कि भाई जो वाटर का फ्लो है, जो पानी का फ्लो है बाहर से अंदर, वो कहाँ कहाँ से होके जा रहा है, बस यही कॉम्प्लेक्सिटी, यही क्या है,
कॉम्प्लेक्सिटी है, उन जगहों के नाम लिखने होते हैं जहां से एंटर किया गया फिर बाहर निकल गया। तो अभी आपको एक सिंपल फिगर मैंने दिखाया, उसमें आपको देख रहे थे ऑस्टिया से गया स्पंजोसील में, स्पंजोसील से ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर चला गया, तो सबसे सिंपल यही हुआ। तो जो एस्कॉन टाइप वाला सबसे सिंपल वाला है यहाँ पे, जो एस्कॉन टाइप वाला जो सबसे सिंपल है, उसका जो पाथ होता है, उसका जो पाथ होता है वो सबसे सिंपल होता है, सिंपलेस्ट होता है। और किसमें पाया जाता है ये भी पूछा जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो बाहर वाटर है, जो बाहर पानी भरा, हम उसको बोलते हैं इनग्रेसिंग वाटर। क्या बोलते हैं? इनग्रेसिंग वाटर। ठीक है, इनग्रेसिंग वाटर एंटर करेगा ऑस्टिया में जाएगा, ठीक है, फिर ऑस्टिया से जाएगा स्पंजोसील में, जो कैविटी है, और ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। बस ये, यानी कि हमें यहाँ पे ऑस्टिया, स्पंजोसील और ऑस्कुलम याद रखना। ये सबसे सिंपल टाइप वाले का पाथ है। और सबसे सिंपल टाइप वाला जो पूछेगा, भाई एक एग्जाम्पल बता दो स्पंज का जिसमें पाया जाता है, वो है आपका ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया स्पंज का एक नाम है, जैसे बहुत सारे मिलेंगे, जैसे स्पॉन्जिला वहां पे हमने फ्रेश वाटर वाले की बात की, ऐसे ल्यूकोसोलेनिया, वीनस फ्लावर बास्केट, बहुत सारे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे ल्यूकोसोलेनिया, जिसमें इस तरह का पाया जाता है। ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया में इस तरह का सिस्टम पाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया सबसे सिंपल। और मैं इनके फिगर भी बना दूंगा, दिखा दूंगा आपको, फिगर अभी दिखा दूंगा कि ये सबसे सिंपल वाले में कैसे है। तो मैं एक बार फिगर को यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये आपका फिगर यहाँ पे दिख रहा है। इसमें जो सबसे सिंपल है ये वाला, जो आप कैनाल सिस्टम में एस्कॉन टाइप का जो सबसे सिंपल था। देखिए यहाँ पे ये ऑस्टिया है, इनको चूंकि स्किन में होते हैं इसलिए हम लोग डर्मल ऑस्टिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, ये ऑस्टिया है, हम डर्मल ऑस्टिया बोल सकते हैं। ये जो होल है, ये ऑस्टिया, यहाँ से पानी आया स्पंज, यहाँ सब जगह से पानी आता है, ये ऐसे पानी आता सब जगह से, यहाँ कैविटी में भर जाता है। ये जो पानी जो होल्स हैं, ये जो है इसको ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। इनसे पानी आ रहा, अंदर गया कहाँ पे? स्पंजोसील में गया। ये स्पंजोसील है, जो जगह बनी हुई है ये स्पंजोसील है। ये जो पूरी जगह आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो पूरी जगह दिख रही है, ये जो मैं येलो कर रहा हूँ, ये क्या है? स्पंजोसील है। और इसके बाद ये जो वाटर था यहाँ से, तो इस पानी के साथ अब जो भी फूड पार्टिकल आए होंगे, स्पम्स वगैरह जो भी होगा, तो इस स्पंज में जो सेल्स हैं वो अपना अपना काम करेंगे, जिसको जो लेना होगा वो ले लेंगे, फूड कैप्चर वाली फूड कैप्चर कर लेंगे, डाइजेस्ट करने वाला ये सब, और फिर बाकी फिर पानी ऐसे फ्लो करता हुआ यहाँ से बाहर ये निकल गया। किसके थ्रू निकला? ये ऑस्कुलम के थ्रू निकला। तो हमने कहा ऑस्टिया, स्पंजोसील और ऑस्कुलम, ये सिंपल था एस्कॉन टाइप। ठीक है, तो एस्कॉन टाइप का हमने वहां पे लिख दिया। अब हम आ जाते हैं दूसरा जो है, जिसको हम बोलते हैं साइकॉन टाइप। साइकॉन टाइप जो है वो इससे टफ है, और उसका भी फिगर है, पहले हम यहाँ बना लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम बताते हैं। साइकॉन टाइप। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं, कुछ चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं। वो चीजें क्या है? ये देखो साइकॉन टाइप यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ की जो बाउंड्री है वो कैसी हो गई है? अब देखो बाउंड्री जो हो गई है वो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ऐसे 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 हो गया, हो गया। वहां पे क्या था? इधर क्या था कि सीधे सीधे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, यूं आ रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि अब तो यानी कि कुछ स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे
बढ़ गए हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो क्या स्ट्रक्चर बढ़ गए हैं, देखिए उन स्ट्रक्चर, अब आप डर्मल ऑस्टिया तो देखो, ये ऑस्टिया यहाँ पे लिखा हुआ है, जो वो तो वही है जो ऑस्टिया लिखा हुआ है, तो ऑस्टिया ये लिखा हुआ है भाई, ऑस्टिया से तो आएगा। लेकिन उसके बाद एक यहाँ पे कैनाल सी बन गई है, यहाँ पे एक कैनाल बन गई है जिसको हम बोलते हैं इनकरेंट कैनाल। क्या बोलते हैं? इनकरेंट कैनाल। तो ये जो स्पेस है यहाँ पे, मैं उसको थोड़ा सा कलर करके दिखाता हूँ। ये जो स्पेस यहाँ क्रिएट हो गया है, ये वाला पोर्शन जो क्रिएट हो गया, ये पोर्शन जो क्रिएट हो गया, इसको देखो, ये जो पोर्शन बन रहा है ना, ये पोर्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनकरेंट कैनाल। ठीक है। और ऐसे ही देखो अंदर एक पोर्शन क्रिएट हो गया है, ये वाला, इसको हम लोग रेडियल कैनाल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नाम और जुड़ा, इनकरेंट कैनाल, एक नाम और जुड़ा, रेडियल कैनाल। और फिर यहाँ पे जो होल्स आप देख रहे हैं, कौन से? ये वाले होल्स, ये वाले होल्स, ये जो कैनाल्स की बाउंड्रीज हैं, ये जो होल्स दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं प्रोसोपाइल्स। तो एक नाम और आ गया, क्या? प्रोसोपाइल्स। ठीक है। फिर जब पानी अंदर की साइड में इनकरेंट कैनाल से पहले पानी आएगा ऑस्टिया। अब ऑस्टिया कहाँ था? क्योंकि यहाँ पे इतना क्लियर वो तो दिया नहीं हुआ, तो मैं एक अभी देखो फिगर में एक बनाने जा रहा हूँ। ये जो देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ पे इस तरह की कंडीशन होती है। तो जिस तरह की कंडीशन होती है, तो ये वाला जो होल है, ये जो होल क्रिएट हुआ, ये जो होल क्रिएट हुआ, इसको ऑस्टिया बोलेंगे। ठीक है। तो ऑस्टिया से पानी अंदर गया, कहाँ पहुंचा? इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल का पानी प्रोसोपाइल्स से होता हुआ कहाँ पहुंचा? रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल का जो पानी है, अब क्या होगा कि अंदर भी जो रेडियल कैनाल है ना, तो आप देखिए मैं यहाँ पे एक कलर, रेड कलर से यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, एक और स्ट्रक्चर आएगा जिसको एपोपाइल्स बोलते हैं। तो ये देखिए, ये और ये मैंने यहाँ पे बनाया, इसके बीच से रास्ता है। बीच से रास्ता क्या है कि ये जो तो पानी, यहाँ वाला पानी इस रास्ते से होता हुआ स्पंजोसील में। ठीक है। तो ये जो रेड कलर से एरो बनाता हुआ पानी लाया हूँ, तो उस में जो होल है उसको बोलते हैं एपोपाइल्स। क्या बोलते हैं? तो एक एपोपाइल्स भी देखिए। फिर आया स्पंजोसील, ऑस्कुलम, और पानी बाहर निकल गया। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीजें और ऐड हो गई। वहां तो सिर्फ ऑस्टिया था, स्पंजोसील था, ऑस्कुलम था, लेकिन यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे ऑस्टिया है, इनकरेंट कैनाल है, फिर इसके बाद आपका प्रोसोपाइल्स है, फिर रेडियल कैनाल है, फिर एपोपाइल्स है, स्पंजोसील है, और इसके बाद ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर। तो ये पाथ हमें याद रखना है, तो हम इसका पाथ, साइकोन का पाथ लिख लेते हैं। जैसा कि नाम के हिसाब से आप फिगर में भी देख लोगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो साइकोन टाइप का जो पाथ है, देखिए साइकोन टाइप का जो एग्जाम्पल है, एक स्पंज का नाम भी साइकोन है, इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता दिया कि स्पंज का नाम भी साइकोन है, ठीक है ना, उसमें ही ये पाया जाता है। ठीक है। और भी बहुत सारे स्पंजेस में है, लेकिन आपके लिए जो एग्जाम्पल है वो यही वाला बताना है। ठीक है ना। तो ये एक तो पता लग गया कि ये वाला साइकोन जो होता है वो एस्कॉन से कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल आपका साइकोन है, इसका पाथ हम लोग लिख लेते हैं वैसे ही जैसे वहां लिखा था। तो आपको पता है इनग्रेसिंग जो वाटर होगा, इनग्रेसिंग वाटर, बाहर जो पानी भरा है ये आएगा, कहाँ पहुंचेगा सबसे पहले? अब बताइए, आपको पता है ऑस्टिया, ऑस्टिया लिखा हो या डर्मल ऑस्टिया लिखा हो, एक ही बात, ऑस्टिया में आया। फिर आपको पता है इन करेंट कैनाल आपको दिख रही है वहां पे, कैनाल में आया। इन करेंट कैनाल से आगे बढ़ा, जो वो होल्स बने हुए जिनको हम लोग प्रोसोपाइल्स बोलते हैं। ठीक है। कहाँ पहुंचा? प्रोसोपाइल्स, जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्रोसोपाइल्स में पहुंचा। फिर आगे पहुंचा किसमें? रेडियल कैनाल में। कैनाल, रेडियल कैनाल से आप देखिए फिर होल्स मिलते हैं वहां पे, एपोपाइल्स। एपोपाइल्स से बस वही स्पंजोसील और ऑस्कुलम।
सी और लास्ट में ऑस्कुलम, और पानी ये बॉडी से बाहर चला गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ इसमें समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पे देखिए कितनी चीजें ऐड हो गई। अब बताइए कि देखिए ऑस्टिया और इनग्रेसिंग वाटर तो पुराने जैसा, और स्पंजियोसील और ऑस्कुलम भी पुराने जैसा। बीच में आ गया इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल्स, रेडियल कैनाल और एपोपाइल्स। ठीक है, तो जो नए आए हैं, वो जो नए आए हैं उनमें मैं हाईलाइट करता हूँ। क्या नए आए हैं? एक तो इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल्स, रेडियल कैनाल, एपोपाइल्स, ये इतनी चीजें यहाँ पे ऐड हो गई हैं, बाकी वैसे ही था। तो कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं हो तो लिख दिया करिए, तो उससे पता चलता रहता है कि डाउट नहीं है। और ठीक है, सोनू चौहान को कोई डाउट नहीं है। फिगर में एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से एक बार। ये देखिए, फिगर में फिर से एक बार एक्सप्लेन करके बता देते हैं हम इस वाले को। वो पहले वाला तो सिंपल था, इस वाले को एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे साइक्लोन टाइप में जा रहा है। तो देखिए, इनग्रेसिंग वाटर में समझ लीजिए पानी यहाँ पे भरा हुआ है, पानी यहाँ भरा हुआ, ऑस्टिया के थ्रू आया, पहुंचा कहाँ पे? इनकरेंट कैनाल में। ठीक है, तो 1 नंबर ऑस्टिया में आया, 2 नंबर इनकरेंट कैनाल में। ठीक है, फिर इनकरेंट कैनाल्स में जो होल्स बने हैं यहाँ पे, पहुंचा प्रोसोपाइल्स, प्रोसोपाइल्स से होता हुआ 3 नंबर प्रोसोपाइल्स लिख लिया। 4 नंबर में रेडियल कैनाल पहुंचा, ये वाला हिस्सा रेडियल कैनाल है, ये वाला इनकरेंट कैनाल है, और यहाँ जो होल्स बने हैं। ठीक है, फिर ये जो एक दूसरे कलर से मैं बना देता हूँ रेड से, ये जो हिस्सा है यहाँ को पार करते हैं, तो ये इसको एपोपाइल्स बोलते हैं। तो 5 नंबर पे एपोपाइल्स लिख दिया। फिर 6 नंबर पे स्पंजोसील में आ गया, और 7 नंबर पे ऑस्कुलम में आ गया। तो कुल मिला के पानी यहाँ से होता हुआ यहाँ से यहाँ आया, फिर इन होल से होता हुआ यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ निकला, और ये पहुंचा यहाँ कैविटी में, कैविटी से होता हुआ ये ऐसे निकल गया। तो जितनी जगह सब जगह से आता, हमने एक जगह से बता दिया। ऐसे तो बहुत सारे ऑस्टिया, बहुत सारे प्रोसो और प्रोफाइल्स लिखे हुए हैं, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा टाइप का, जो कि आपका एस्कॉन से टफ टाइप का था। अब हम जो सबसे टफेस्ट है वहां पे, बट टफ और सिंपल का यही बात है कि रास्ते, जैसे आपको कहीं होके जाना है तो आपको 3-4 जगह मुड़ना पड़ जाए। ठीक है, और एक अगली जगह जहाँ पे आपको 8 जगह मुड़ना पड़ जाए, और अगली जगह आपको 10 जगह मुड़ना, घूम घाम के जाना पड़े, यही कॉम्प्लेक्सिटी है। तो कुछ नाम और एक्स्ट्रा, हर मोड़ का उसका जगह का नाम ऐड हो रहा है, बस यही है। इसमें ज्यादा कोई रिसर्च नहीं करनी है, बस सिंपल सा आपको पाथ पता होना चाहिए। एक बार समझा रहा हूँ अच्छे से, बार बार इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है। तो अगला जो तीसरा टाइप है वो है ल्यूकॉन टाइप, जो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का है। ठीक है, ल्यूकॉन टाइप है, सबसे कॉम्प्लेक्स होता है ये। और ये जो ल्यूकॉन टाइप पाया जाता है, ये स्पॉन्जिला में पाया जाता है। जो फ्रेश वाटर हम लोगों ने नाम लिया था शुरुआत में, ये ध्यान रखिए। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बता दिया किसमें पाया जाएगा, स्पॉन्जिला में पाया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, तो स्पॉन्जिला में पाया जाएगा। ल्यूकॉन टाइप में कुछ चीजें और ऐड हो गए, और मैं फिगर पहले एक बार देख लेते हैं, और फिर इसके बाद हम इसकी बात करते हैं। देखिए, ऑस्टिया वगैरह तो सब वैसे ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे आपको स्पंजोसील की जगह नहीं है, यहाँ पे स्पंजोसील नहीं मिलेगा, उसकी जगह कोई और आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑस्टिया तो मिलेंगे, आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ऑस्टिया लिखा हुआ, ऑस्कुलम भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सकरेंट कैनाल देखिए, वहां पे इनकरेंट कैनाल आया था,
और यहाँ पे इनकरेंट कैनाल तो है, साथ में एक्सकरेंट कैनाल भी आ गया। ये जो है ये एक्सकरेंट कैनाल है, मैं यहाँ पे देखिए कर रहा हूँ, और ये एक्सकरेंट कैनाल है, ये इनसे पानी ऐसे ऊपर जाता है, तो ये एक्सकरेंट कैनाल आ गया। इसके बाद एपोपाइल्स भी बना हुआ वहां पे, लेकिन यहाँ पे चैम्बर्स बन गए। देखिए चैम्बर्स बन गए, मैं दूसरे कलर से थोड़ा कर देता हूँ। ये देखिए चैम्बर्स बन गए, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर। तो एक नया नाम यहाँ पे एक और ऐड हो गया, क्या? एक तो एक्सकरेंट कैनाल ऐड हुआ, वहां पे इनकरेंट रेडियल था, एक्सकरेंट ऐड हुआ, एक फ्लैजिलेटेड चैम्बर हुआ, स्पंजोसील यहाँ है नहीं, ये जगह नहीं है, और बाकी सारी चीजें ऐसे, ठीक है। तो इसमें बस कुछ चीजें और ऐड हुई हैं, वो चीजें क्या ऐड हुई हैं उनको लिख लेते हैं, और बाकी तो ज्यादा ऐसा कुछ पढ़ना नहीं होता है इनमें। तो वाटर आया, जिसको हम लोग इनग्रेसिंग वाटर बोलते हैं, वो वाटर आया, पहुंचा ऑस्टिया से अंदर जाएगा, फिर पहुंचा इनकरेंट कैनाल, ठीक है, प्रोसोपाइल्स, फिर यहाँ पे अब देखिए प्रोसोपाइल्स तक बिल्कुल आप देख रहे हो एक जैसा चल रहा है, जैसा कि हम लोग ऊपर साइकॉन में पढ़ रहे थे ना, वो यहाँ भी वैसे ही है, ऑस्टिया इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल्स तक एक जैसा है। अब यहाँ पे जो रेडियल कैनाल वहां पढ़ रहे थे, उसकी जगह फ्लैजिलेटेड चैम्बर आ गए, ये यहाँ पे थोड़ा सा नया हुआ है, बस फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आ गए, ये आ गया। फिर एपोपाइल्स वही पुराने की तरह, जैसा कि पुराने में आपने देखा था एपोपाइल्स थे। अब स्पंजोसील तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, अभी डायग्राम स्वीटी अभी बता देंगे, पहले थोड़ा सा ये लिख ले, तो डायग्राम बता देंगे स्वीटी, परेशानी की बात नहीं है। एपोपाइल्स वही है। अब यहाँ पे स्पंजोसील नहीं है, यहाँ पे एक्सकरेंट कैनाल है, क्या है, एक्सकरेंट कैनाल है। और इसके बाद आप वही ऑस्कुलम, और आ गया बाहर की तरफ आउटसाइड, ठीक है। तो आप देखिए कि जो प्रोसोपाइल्स तक तो वही चल रहा था, उसके बाद आपका एक फ्लैजिलेटेड चैम्बर ऐड हुआ, एपोपाइल वही है, और फिर स्पंजोसील की जगह एक्सकरेंट कैनाल आया है। इतनी चीजें यहाँ पे आए हैं, और कोई खास बात नहीं है। फिगर एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या था। देखिए यहाँ पे पाथ नंबरिंग करते जाएंगे, ये आपका जो लिखा हुआ है, ये जो बना हुआ फिगर, ये आपका ल्यूकॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो है। और यहाँ पे मैंने बोला कि कहाँ पे आएगा, सबसे पहले पानी आएगा डर्मल ऑस्टिया, तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे पानी आया। फिर इनकरेंट कैनाल आप देख रहे हो 2 नंबर, इनकरेंट जिससे पानी अंदर पहुंचा, इनकरेंट कैनाल। तो डर्मल ऑस्टिया से के बाद ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा बन रहा है, ये क्या है, इनकरेंट कैनाल, ठीक है, यहाँ पे आ गया। इनकरेंट कैनाल से ये पहुंचा प्रोसोपाइल्स में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे थे कि प्रोसोपाइल्स यहाँ पे, ये देखिए प्रोसोपाइल्स है, ठीक है। तो चूंकि इनकरेंट कैनाल वहां भी थे, तो इनकरेंट कैनाल से पानी जब आगे बढ़ता है तो प्रोसोपाइल्स होता है, और प्रोसोपाइल्स चूंकि यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप इनकरेंट कैनाल के बाद प्रोसोपाइल्स में जाएगा, ये ध्यान रखना। तो तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रोसोपाइल्स, और इसके बाद जो आता है आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आता है। तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर आपने देख लिया, ठीक है, 4 नंबर पे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर 3 डाल देता हूँ आपको, जो प्रोसोपाइल्स थे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बाद 5 नंबर में आपका एपोपाइल्स, 5 नंबर में क्या है आपका एपोपाइल्स है। एपोपाइल्स से होता हुआ ये इन एक्सकरेंट कैनाल में, ये जो एक्सकरेंट कैनाल है यहाँ जाता है, तो एक्सकरेंट जो कैनाल है वो 6 नंबर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पंजोसील तो है नहीं है।
और इसके बाद आस्कुलम ये 7 नंबर पे आ जाएगा। बस यही है, देखिए फिगर बनाने को नहीं आना है स्वीटी, और सिर्फ आपको पाथ याद रखना है कि आपका जो वाटर जाएगा वो आपका ऑस्टिया में जाएगा, फिर आपका इनकरेंट कैनाल में जाएगा, प्रोसोपाइल्स ये तो वैसी पुराने की तरह है, और इसके बाद आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर ऐड कर लेना, एक्सकरेंट कैनाल ऐड कर देना, बाकी वो वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो बस याद करने की बात है। ये आपका कैनाल सिस्टम था, मैंने यहाँ पे आपको कैनाल सिस्टम समझा दिया है, और मेरे ख्याल से यहाँ कोई डाउट नहीं है। और मैंने बोला कि भाई कैनाल सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, तो किन चीजों में रोल है कैनाल सिस्टम का, तो यहाँ पे फंक्शन पूछ सकते हैं भाई, फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम क्या है। फंक्शंस ऑफ कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो पता है आपको, इनको कहीं जाना नहीं है, इनको तो एक ही जगह रहना होता है, तो इन कैनाल सिस्टम के हेल्प से ही ये फूड कैप्चर करेंगे। तो पहला तो फंक्शन है फूड गैदरिंग, ठीक है। खाना पानी के साथ आएगा, फूड वाले पार्टिकल पानी के साथ आएंगे, ठीक है। और ये ज्यादातर क्या, जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स प्लैंकटन्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स, और जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स पानी में होंगे वो खाते हैं ये लोग, ठीक ना। और ये कैनाल सिस्टम के थ्रू पानी अंदर जाएगा, और आपको पता है कि जो कोआनोसाइट्स हैं वो उनको कैप्चर कर लेंगे, ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं। दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है, दूसरा फंक्शन है पानी के साथ O2 आएगा, ऑक्सीजन लेंगे, CO2 डालेंगे, तो रेस्पिरेशन, ठीक है, तो एक्सपायरेटरी एक्सचेंज का काम हो जाएगा। तीसरा काम है, यानी O2 CO2 का एक्सचेंज भी इसी के थ्रू होगा। तीसरा जो काम है, जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर है वो इसी के साथ बाहर निकल जाएगा, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और चौथा जो काम है वो है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, स्पर्म एक स्पंज से निकल के पानी में आते हैं, पानी थ्रू जाएंगे कैनाल सिस्टम से, दूसरे स्पंज के अंदर जाएंगे, उसके अंदर ओवा होगा, सेम स्पीसीज का होना चाहिए, और वहां फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो 4 काम हैं, ये मेन काम जो हैं, ये कैनाल सिस्टम के फंक्शंस हैं यहाँ पर। तो बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। डाइजेशन कैसा होगा, मैंने वहां पे पीछे बात करी थी कि डाइजेशन का जब पैटर्न देखा था कि भाई डाइजेशन जो होता है उसमें हमने बात करी थी कंप्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो चूंकि ये तो सेल से बना है, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तो बात नहीं करते। डाइजेशन में एक और चीज बात करते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो जो डाइजेशन होता है, जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, और वो इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। अब आपको समझना है कि डाइजेशन इनमें कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा कि इंट्रा सेलुलर होगा। सब लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं जरा, कैसे किसको पता है कि स्पंजेस में डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। जल्दी से 10 सेकंड के अंदर लिख कर दिखाएं, पता तो चले आप ड्रॉपर बैच के हैं और आप क्रैश बैच के हैं, तो आपको पता है कि नहीं पता कि इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर होता क्या है। जल्दी, सचिन ने बोला इंट्रा सेलुलर, और कोई, और स्वीटी सोनू ये सब बोल रहे हैं इंट्रा सेलुलर। हम में कैसा होगा, ह्यूमंस में कैसा होगा बताइए। हम में कैसा होगा, ह्यूमंस में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेलुलर होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, बताइए।
स्वीटी ने कहा इंट्रासेल्युलर, अक्षिता ने कहा इंट्रासेल्युलर, सचिन ने कहा एक्स्ट्रा सेलुलर। अब देखिए यही तो बात है, सचिन सही है, सचिन ने बोला एक्स्ट्रा सेलुलर। अब आप बताइए ह्यूमंस में कौन सा सेल के अंदर डाइजेशन होता है? हमारा तो डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जो उसके अंदर जगह होती है, लिमोन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जहां गट की बात करते हैं। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है फूड का ब्रेकडाउन इनसाइड द सेल। तो हमारा जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो इनसाइड द सेल नहीं होता है, वो ग्लाइकोलिसिस की बात अलग है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होके फिर ऐसे जाता है। हम जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में एक्स्ट्रा सेलुलर पाया जाता है। जो छोटे, अब देखिए जैसे कोई यूनिसेलुलर है, मान लीजिए अमीबा है, तो उसकी तो मजबूरी है कि वो तो उसकी तो पूरी लाइफ एक सेल के अंदर जानी है, तो वो तो इंट्रासेलुलर करेगा ना। तो ऐसे लोग जिसमें सिस्टम नहीं है, जिसमें ऑर्गन नहीं है, ये सारी चीजें हैं, वो इंट्रासेलुलर करते हैं। लेकिन जिनके अंदर प्रॉपर ऑर्गन बना हुआ है वो इंट्रासेलुलर नहीं करते हैं। तो जितने भी हायर कैटेगरी के लोग हैं होंगे उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर पाया जाएगा। अब जिसके पास बेचारी की बॉडी सेल से मिलकर बनी ही कोई ऑर्गन नहीं है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, इंट्रासेलुलर होगा। तो जो स्पंजेस होते हैं उनमें जो डाइजेशन होगा वो इंट्रासेलुलर होगा। कैसा होगा? इंट्रासेलुलर। ध्यान रखिए, तो डाइजेशन कैसा होगा? इंट्रासेलुलर होगा। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर में कैसे हम लोग डिफरेंस करेंगे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये फिल्टर फीडर भी कहलाते हैं एक्चुअली। जो स्पंजेस होते हैं ये फिल्टर फीडर कहलाते हैं एक्चुअली। जो इनकी जो कॉलर सेल्स होते हैं ना, तो उनमें क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। उनमें क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। तो ये वहां से फिल्टर करते हैं, पानी अंदर आएगा, ये फिल्टर करेंगे और फूड पार्टिकल कैप्चर कर लिया जाएगा। इसलिए पानी में जो चीज होती है उसको फिल्टर करके ले लेते हैं फूड को, तो इसलिए इनको हम लोग फिल्टर फीडर भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाएगी आपको। इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो गया। ठीक है, आगे पॉइंट्स में आते हैं। आगे पॉइंट्स है कि भाई स्केलेटल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपको पता हम में स्केलेटल पाया जाता है, और स्केलेटल सिस्टम भी बाहर अंदर दो होते हैं। तो एक्स्ट्रा स्केलेटन या इंट्रल, आपको उसके हिसाब से नाम है। अगर अंदर पाया जाएगा तो एंडो बोलेंगे, और बाहर पाया जाएगा तो एक्सो बोलेंगे। ठीक है, अब हम में क्या होते हैं, बोन्स वगैरह क्या होते हैं, अंदर पाए जाते हैं। तो हम में क्या है कि एंडोस्केलेटन है। इनमें क्या होगा, जो स्पंजेस में होता है, देखो स्पंजेस में क्या होता है कि इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है। कैसा? स्पंजेस में इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। यानी कि एंडोस्केलेटन, क्या बोलेंगे उसको, एंडोस्केलेटन बोलते हैं। और ये स्केलेटल सिस्टम का काम तो पता है कि सपोर्ट करना, शेप साइज देना, यही काम होता है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। हमें बोन्स होते हैं, हमारा जो एंडोस्केलेटन होता है उसमें बोन्स होते हैं। तो क्या इसमें बोन्स पाए जाते हैं? इसमें बोन्स नहीं पाए जाते, इसमें स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर पाए जाते हैं। ठीक ना? तो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, और बोथ या दोनों का भी हो सकता है, दोनों भी पाए जा सकते हैं। ध्यान रखना है कि स्पिक्यूल्स हो सकते हैं या स्पंजिन फाइबर हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं, कि स्पिक्यूल्स भी पाए जाएंगे और फाइबर पाए जाएंगे। अब जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें स्पिक्यूल्स नहीं होते, सिर्फ क्या होते हैं, स्पंजिन फाइबर होता है। जैसे कि बाथ स्पंज है, जिससे नहाते हैं, बॉडी को साफ करते हैं, वो स्पंज का ही स्केलेटल सिस्टम होता है। तो अब उसमें स्पिक्यूल्स होते तो हम कैसे नहाते हैं, वो तो कांटे लगने लगते। तो उसमें सिर्फ स्पंजिन फाइबर पाए जाएंगे।
ठीक है, तो स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, स्पंजिन फाइबर दोनों भी हो सकते हैं। और जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो या तो कैल्शियम के बने होंगे या सिलिका के बने होंगे। तो स्पिक्यूल्स जो होंगे वो कैलकेरियस भी हो सकते हैं। कैलकेरियस का मतलब समझ रहे हैं, जो कैल्शियम से बने होंगे। और या सिलिका के बने होंगे तो सिलीसियस होंगे। ठीक है, तो कैलकेरियस जो कैल्शियम से होंगे और जो सिलिका से बने होंगे वो सिलीसियस होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें बात समझ में आ गई कि इनका जो स्केलेटन होता है वो अंदर पाया जाता है, एंडोस्केलेटन बोलते हैं। जो स्पिक्यूल्स या फाइबर का बना होगा या दोनों का भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो बातें हो गई। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन कैसा होता है यहाँ। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात करी थी। तो हमने बात करी थी कि अगर मेल और फीमेल गैमीट एक में बनते हैं तो हम उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं या हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। तो जितने भी स्पंजेस हैं कैसे होंगे, ये हर्माफ्रोडाइट होंगे। हर्माफ्रोडाइट यानी कि और बाइसेक्सुअल यानी कि मेल और फीमेल गैमीट एक ही बॉडी में बन रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। या यानी कि सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी नहीं होते हैं, एक ही में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और मेल और फीमेल गैमीट एक ही में बन जाएंगे। ठीक है, एक टर्म और बाइसेक्सुअल के लिए यूज कर सकते हैं, मोनोइसियस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों टर्म है, आप बोल सकते हैं हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोइसियस, यानी कि ये वो लोग हैं जो एक ही बॉडी में क्या होगा, दोनों टाइप के गैमेट बनाएंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनमें दोनों टाइप का पाया जाएगा, एसेक्सुअल भी पाया जाएगा और सेक्सुअली जब गैमीट बन रहे हैं तो सेक्सुअल भी पाया जाएगा। ठीक है, जो एसेक्सुअल है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, बॉडी टूट गई और हर पार्ट एक नए स्पंज में बन जाएगा। आपको पता है आर्कियोसाइट्स होते हैं इसके पास, पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है, नया बन जाएगा। और सेक्सुअल तो आपको जानते ही हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के थ्रू होगा। ठीक है ना, तो कुछ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे बडिंग के थ्रू भी होगा। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक दूसरा टाइप है वो है बडिंग। ठीक है, तो जो एक सेक्सुअल है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी है, वो बडिंग के थ्रू है। सेक्सुअल आपको पता है जो होता है वो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो मेल और फीमेल है उससे बनेगा। और जो एक सेक्सुअल में एक जो यहाँ बडिंग टर्म आया है, तो आप हाइड्रा में भी बडिंग जानते हैं, बड, और इसमें बड, इनके दोनों के बड में फर्क है। जो इसका जो बड है उसको हम लोग जेम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम्यूल बोलते हैं। ये इंटरनल, ये बॉडी के अंदर, हाइड्रा में तो बॉडी से बाहर बन रही होती है, लेकिन इनमें बॉडी के अंदर एक बड बनती है जिसको जेम्यूल बोलते हैं। मैं उसका फिगर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक फिगर है आपका जो जेम्यूल का फिगर बना हुआ है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो आर्कियोसाइट है, ये जो अंदर आप सेल देख रहे हैं, ये सेल
पावर ऑफ रीजनरेशन रखते हैं और नया, तो ये जब कंडीशन खराब होते हैं, पानी सूख रहा होता है तो बर्ड बन जाते हैं, बाद में कंडीशन सही होने पे जर्मिनेट कर जाते हैं। ये मेम्ब्रेन्स हैं, ये जेम्यूल, ऐसे कुछ ज्यादा आपको पूछते नहीं, बस पूछते हैं कि जो स्पंजेस में बडिंग के उसके बारे में तो आप बोलोगे जेन्यूल, पर इतना यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया और यहाँ पे मैंने बोला कि एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, और मैंने आपको जो बर्ड है उसका फिगर आपको दिखा दिया। यहाँ पे आर्कियोसाइट्स होते हैं, आर्कियोसाइट्स में क्या होता है, तो इंटरनल बडिंग पाई जाती, कैसी, स्पंजेस में जो है आपका क्या होगा, इंटरनल बड पाई जाएगी। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई यहाँ पे। मैंने एक बात और बोली कि भाई फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा। अगर बॉडी के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रहा तो इंटरनल बोलते हैं, बाहर होता है तो जैसे फ्रॉग में बाहर होता है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। एक स्पंज अपने स्पर्म पानी के थ्रू ट्रांसफर करता है, वो पानी फिर दूसरे स्पंज के अंदर जाता है और अंदर जो फीमेल गैमीट्स है वहां फ्यूजन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, इंटरनल हो गया। तो बात क्लियर है मेरे ख्याल से यहाँ पे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट के फ्यूजन से हो गया, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया। डेवलपमेंट एक चीज है कि भाई जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होता है वो अंदर होता है, बाहर होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। देखिए जिनकी लाइफ में लार्वल स्टेजेस आती हैं उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जिनमें ये सब लार्वा वालवा नहीं बनता, जैसे हम लोग हैं, हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट वाले। तो आप बात समझ गए कि इसका जो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि लार्वल स्टेज होती है तो इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है, इन डायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट जब हमने बोल दिया इसका मतलब कि लार्वल स्टेजेस आएंगी। जब लार्वल स्टेजेस आएंगी तो इसका मतलब कि मेटामॉर्फोसिस, आप पढ़ते हैं मेटामॉर्फोसिस में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, तो मेटामॉर्फोसिस पाया जाएगा। और जिसका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जिसमें लार्वल स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस नहीं आती लाइफ में या एडल्ट बनने तक, वो उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाएगा। तो इनमें लार्वल स्टेज होती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात इनडायरेक्ट हो जाएगा। और जो एग्जाम्पल कुछ पूछते भाई, कुछ स्पंजेस के एग्जाम्पल आपकी बुक में भी लिखे हैं, जैसे साइकॉन हो गया। साइकॉन को स्काइफा भी बोलते हैं, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। स्पॉन्जिला मैंने बता दिया था आपको, फ्रेश वाटर वाला होता है स्पॉन्जिला। इसके अलावा एक यू स्पॉन्जिया भी होता है जिससे नहाते हैं। इसको हम लोग बाथ स्पंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स थे बाथ स्पंज का, ये सारा ठीक है, नहाने का काम आता है, सिर्फ स्पंजिंग फाइबर का बना होता है, ध्यान रखना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये था, इतना पढ़ाता था मुझको, तो मैंने मेन सारी चीजें बता दी है। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बता के वाला फाइलम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग अगला फाइलम, तो कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अक्षिता को कोई डाउट नहीं है, सचिन को कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट हो? अंकुर को भी नहीं है,
स्वीटी को भी नहीं है डाउट। तो मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है सबको और समझ में आ रहा है सबको? बहुत चैप्टर टफ नहीं है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब टफ चैप्टर आएगा तो उसमें और अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई भी तरह की चीज हो। सोनू को भी समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए। आपके पास आपको टाइम मिला है एक्स्ट्रा तो उसका फायदा उठाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए और लेक्चर्स आपके चल ही रहे हैं, आपको कंटेंट मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है सर, इनकी क्लास हो गई है और इनको जो डाउट थे वो बता दिए गए हैं, अभी किसी को डाउट नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। तुमसे सारी उम्र ठीक है सर, फिर एंड करते हैं सर। ठीक, लिखी हुई